नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मेरा परिचय, मेरा नाम है प्रकाश सर। मैं कक्षा 10 को गणित पढ़ाता हूँ एनसीईआरटी पैटर्न अभ्यासक्रम अनुसार। आज मैं आपके लिए पाठ क्रमांक 2 बहुपद के लिए आया हूँ। बहुपद की बात करते हैं तो बहुपद में पहला पॉइंट चर समझो। चर अर्थात क्या, चर को किस प्रकार से दर्शाया जाता है। तो चर की बात करें तो चर को एक्स, वाई, जेड, अल्फा, बीटा, गामा से दर्शाया जाता है। चर अर्थात चर की बात करें तो जिसकी कोई निश्चित कीमत नहीं होती, जो कोई भी भिन्न भिन्न कीमत धारण कर सकता है, ऐसे पद को चर कहते हैं, जिसे हम एक्स, वाई, जेड, अल्फा, बीटा, गामा से दर्शाएंगे। इसमें एक खास बात, अगर चर हम इस पार्ट में एक्स को लेते हैं, यदि मैं इस पार्ट में बहुपद में चर को मैं x मानता हूं तो हर चर को एक घात और एक सहगुणक होता ही है। हर पद को, हर संख्या को एक घात और एक सहगुणक होता ही है, लेकिन उसे दर्शाया नहीं जाता, उसे लिखा नहीं जाता। अगर y है, एक चर आपको दिया, इसकी कोई निश्चित कीमत नहीं, तो समझ लो कि यहाँ पर एक घात है और बाजू में एक सहगुणक है। सहगुणक अर्थात y की बाजू वाली कीमत, जिन दोनों के बीच में गुणा का संबंध होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट क्या, हम बात करेंगे बहुपद के प्रकार की। बहुपद के प्रकार घात के आधार पर होता है, जिसमें से पहला प्रकार है रैखिक बहुपद, दूसरा है द्विघात बहुपद और तीसरा है त्रिघात बहुपद। ये अभ्यासक्रम में बहुत जरूरी है, तीनों मुद्दे आएंगे, किस प्रकार से इसे समझना है, हम उसकी तैयारी करते हैं। पहला पॉइंट है रैखिक बहुपद। हम पहला पॉइंट सीखेंगे रैखिक बहुपद। हर बहुपद को हम घात के आधार पर ही समझेंगे। रैखिक बहुपद समझने के लिए उसका एक सामान्य सूत्र होता है। एक सामान्य सूत्र होता है जिससे हम दर्शाएंगे बहुपद को P ऑफ x से दर्शाया जाता है। तो उसका सूत्र बनेगा x प्लस b। याद रखो, रैखिक बहुपद में बहुपद को P ऑफ x से दर्शाएंगे, P ऑफ x से दर्शाएंगे और उसका सामान्य सूत्र है x प्लस b। इसमें ये जो x है ये हमारा चर है। x हमारा क्या है सर, चर है, समझो। b ये अचर पद है, जिसकी कोई निश्चित कीमत हो सकती है, कोई भी। a की बात करें तो x के बाजू में जो भी पद आए वो उसका सहगुणक होता है। तो a क्या हुआ, सहगुणक। ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर समझे तो इसका एक एग्जाम्पल लेंगे सर, 5x प्लस 7। 5x प्लस 7 ये एक रैखिक बहुपद है। अब बोलोगे सर रैखिक बहुपद की परिभाषा क्या होगी, सूत्र तो समझ में आ गया, तो परिभाषा के तौर भी ध्यान देते हैं। रैखिक बहुपद का परिभाषा, जिस बहुपद का महत्तम घात बड़ा से बड़ा घात 1 हो, जिस बहुपद का महत्तम घात बड़ा से बड़ा घात 1 हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। चल पर एक घात दिखाई दिया, एक के अलावा कोई नहीं चाहिए, अगर एक घात आपको दिखाई दे रहा है तो रैखिक बहुपद है। यहाँ पे चर x है, यहाँ पे कोई घात मैंने लिखा है, नहीं लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे कितना घात है, एक घात है। तो ये क्या होगा, रैखिक बहुपद का सामान्य सूत्र। एग्जाम्पल के तौर पर P ऑफ x बराबर 5x प्लस 7। यहाँ पे चर कौन है, x। यहाँ पे मैंने कोई संख्या लिखी है, कोई घात लिखा है, कुछ नहीं है, अर्थात कितना है, 1 है, बराबर। तो ये क्या हो गया हमारा रैखिक बहुपद। 7 ये अचर पद है, 5 ये x का सहगुणक है, 5x का सहगुणक है, 7 यहाँ पे अचर पद है। अर्थात सामान्य सूत्र के अनुसार इसकी कीमत अगर रखी जाए तो b की कीमत 7। कैसे, b क्या है, अचर पद, 7 भी क्या है, अचर पद, तो b की कीमत आएगी 7। x तो हमारा चर है,
यहाँ पर ए एक्स का सहगुणक है, 5x का सहगुणक है, तो सहगुणक के हिसाब से ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। अगर हम कोई दूसरा सूत्र देखें, एग्जाम्पल के तौर पर और देखते हैं, तीन एक्स माइनस 5 में चर दिखाई दे रहा है, हाँ, उसका एक घात है, हाँ, तो ये रैखिक बहुपद है। अब कीमत, b की कीमत कितनी आएगी? -5। कैसे सर? यहाँ पे तो b प्लस में है, लेकिन यहाँ पर 5 कैसे है? माइनस में, तो चिन्ह के साथ हम ध्यान में रखेंगे। b की कीमत -5, a की कीमत कितनी आएगी? 3। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट, तो 5 माइनस 4x। अब चर x आगे क्यों नहीं है? जरूरी नहीं कि आगे, हम इसे क्रम बदल सकते हैं। मैंने इसका क्रम बदल दिया, चर आगे था, मैंने पीछे रख दिया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको इतना ध्यान में रखना है, सिर्फ चर और उसका घात। x दिखाई दे रहा है, हाँ सर, एक घात है, हाँ सर, ये रैखिक बहुपद है। तो चर की बाजू में कौन है? 4 है, तो ये सहगुणक है, तो a की कीमत -4, b की कीमत 5, b की कीमत +5, a की कीमत -4। चलो बच्चों, समझ में आ गया? और एक एग्जाम्पल ले गए, आखिरी एक एग्जाम्पल, ओनली 7x। सर रैखिक बहुपद है, हाँ है। कैसे? चर दिखाई दे रहा है, हाँ, घात कितना है? 1 है, तो रैखिक बहुपद है। x के बाजू में जो कीमत है 7, वो उसका सहगुणक है, तो सहगुणक यानी a की कीमत 7 आ गई। अचर पद नहीं दिया गया है, अगर अचर पद b की कीमत न दी गई हो तो उसकी कीमत कितनी लेनी पड़ती है? 0। तो b की कीमत यहाँ पर कितनी आ जाएगी? 0। अगर ना दिया गया हो तो हम 0 रखेंगे, तो b की कीमत कितनी आएगी? 0। इस प्रकार से फर्स्ट पॉइंट हमारा रैखिक बहुपद खत्म हुआ। याद रखना, रैखिक बहुपद के लिए महत्तम घात कितना होना चाहिए? 1। चलो नेक्स्ट मुद्दा, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद की परिभाषा। द्विघात बहुपद की परिभाषा में सबसे पहले तो इसकी परिभाषा समझते हैं कि जिस बहुपद का महत्तम घात बड़ा से बड़ा घात 2 हो, जिस बहुपद का महत्तम घात बड़ा से बड़ा घात 2 हो, उसे कहते हैं द्विघात बहुपदी। हमें सिर्फ 2 को ध्यान में रखना है, 1 को नहीं। आपको बड़ा से बड़ा घात अगर 2 दिखाई दे रहा है तो वो द्विघात बहुपदी है, समझ लेना ही है, बराबर है। उसका सामान्य सूत्र है p ऑफ x यानी बहुपद बराबर x का स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे चर दिया गया है x का 2 घात वाला और x का 1 घात वाला, लेकिन यहाँ पर 2 घात भी है, 1 घात भी है। बड़ा घात कौन है? 2 है, तो ये हुआ आपका द्विघात बहुपद। याद रखना बच्चों, 2 घात भी दिखाई दे रहा है, 1 घात भी दिखाई दे रहा है, लेकिन बड़ा घात कौन है? 2 है। अगर 2 घात बड़ा दिखाई दे रहा है तो द्विघात बहुपद है। a x स्क्वायर का सहगुणक है, b x 1 घात का सहगुणक है, c क्या हो गया? अचर पद। a सहगुणक है किसका? x स्क्वायर का। b सहगुणक है किसका? x 1 घात वाले का। और c अचर पद। अचर पद यानी जिसके बाजू में चर ना हो वो पद, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं, p ऑफ x बराबर 7x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। अगर हम ध्यान से देखें तो इस बहुपद में बड़ा से बड़ा घात कितना है? 2 है, तो ये द्विघात बहुपद है। यहाँ पर 1 दिखाई दे रहा है लेकिन बड़ा घात कितना है? 2 है, तो ये क्या हो गया? द्विघात बहुपद। तो यहाँ पर a b c की कीमत अगर हम निश्चित करें तो a की कीमत कितनी आएगी? 7, b की कीमत 1 घात वाला पद कितनी आएगी? 5, और c की कीमत कितनी आएगी? 3। समझ में आ गया? a की कीमत 7, b की कीमत 5, c की कीमत 3। सेकेंड, 3x का स्क्वायर माइनस 5x माइनस 9। द्विघात बहुपदी है या नहीं? बड़ा से बड़ा घात 2 दिखाई दे रहा है,
हाँ सर, तो द्विघात बहुपद है। अब इसमें a की कीमत कितनी आएगी? 3, b की कीमत -5 आएगी, एक घात वाला पद, b की कीमत कितनी आएगी? -5। c की कीमत, अचर पद कौन है? 9 है, तो c की कीमत कितनी आएगी? -9। ठीक है। अगर हम थोड़ा एग्जाम्पल को अगर चेंज करें, मैंने एग्जाम्पल चेंज किया, 5x² + 9। सर द्विघात बहुपद है? हाँ है। कैसे? 2 घात दिखाई दे रहा है, हाँ, तो द्विघात बहुपद है। तो यहाँ पर a b c तीनों की कीमत, a की कीमत यानी 2 घात वाला पद, a की कीमत कितनी आ जाएगी? 5। b यानी एक घात वाला पद, अब एक घात वाला यहाँ पर पद तो दिया गया नहीं है, अब जिसका जो घात वाला पद न दिया गया हो उसकी कीमत हम कितनी लेते हैं? 0। और c यानी अचल पद कितना हो जाएगा? 9। उसी प्रकार से अगर हम अगला मुद्दा देखें, -7x² - 5x। ठीक है। अब यहां पर दी गई बहुपद में महत्तम घात कितना है? 2 है, तो a की कीमत कितनी आएगी? -7। b की कीमत यानी एक घात वाला पद कितना आएगा? -5। c यानी अचर पद नहीं दिया गया है सर, जिसकी कीमत ना उसकी कीमत सही है 0। ठीक है। अगला मुद्दा बहुपद में त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में परिभाषा की ओर ध्यान दे तो परिभाषा कहती है जिस बहुपद का महत्तम घात 3 हो, जिस बहुपद का महत्तम का मतलब होता है बड़ा से बड़ा घात 3 हो, उसे कहते हैं त्रिघात बहुपद। इसकी परिभाषा p ऑफ x बराबर x का 3 घात प्लस bx का 2 घात प्लस cx प्लस d। अब इसमें अगर हम देखें तो 3 घात भी है, 2 घात भी है और 1 घात भी है, लेकिन इनमें बड़ा घात कौन है? 3 है, तो इसे कहेंगे हम त्रिघात बहुपद। ठीक है, याद रखना बड़ा से बड़ा घात 3 होने से ये बहुपद को हम क्या कहेंगे? त्रिघात बहुपद हम कहेंगे। अब इसके एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, तो इसके एग्जाम्पल की ओर में पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं p ऑफ x बराबर 7x का 3 घात प्लस 5x का 2 घात प्लस 2x प्लस 9। अब इसमें 3 घात भी है, 2 घात भी है, 1 घात भी है, बड़ा से बड़ा घात कितना है? 3, तो इसे हम कहेंगे त्रिघात बहुपद। इसमें 7x की 3 घात का सहगुणक है, 5x² का सहगुणक है, 2x का 1 घात का सहगुणक है, 9 क्या हो गया हमारा? अचल पद। तो यहाँ पर कीमत a b c और d की कीमत हम किस प्रकार से रखेंगे? तो आपको समझ में आ गया होगा, 3 घात यानी a की कीमत कितनी आ जाएगी? 7, b 2 घात तो b की कीमत कितनी आ जाएगी? 5 चिन्ह के 7, 1 घात तो c की कीमत कितनी आ जाएगी? 2 और अचल पद d यानी कितना हो जाएगा? 9। ठीक है। अगर मैं इसी एग्जाम्पल में चिन्ह चेंज कर दूं, यहाँ पे मैंने माइनस कर दिया, यहाँ पर मैंने माइनस कर दिया, तो सर नो प्रॉब्लम। मैंने क्या कहा? चिन्ह पे ध्यान देना है। a की कीमत 7 रहेगी प्लस में, लेकिन b की कीमत कितनी आ जाएगी? -5, c की कीमत -2, d की कीमत +9। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, तो सेकेंड एग्जाम्पल की ओर देखेंगे तो -5x का 3 घात प्लस 7x -4। सर त्रिघात बहुपद है? हाँ सर है। क्यों? बड़ा से बड़ा घात 3 दिखाई दे रहा है, हाँ, तो ये त्रिघात बहुपद है। अब बोलोगे सर 2 घात तो नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, बस बड़ा से बड़ा घात के आधार पर बहुपद को निश्चित कर लो आप, कोई हो न हो, बड़ा घात 3 है तो त्रिघात बहुपद है। तो यहाँ पर a की कीमत कितनी आ जाएगी? -5। सर 2 घात वाला पद तो नहीं है, अब जो नहीं है उसकी कीमत कितनी लेते हैं? 0।
एक घात वाला पद तो मुझे मिल गया है। एक घात वाला पद क्या आएगा 7 और अचल पद कीमत कितनी आएगी -4। याद रखना चिन्ह के साथ, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। अब और एग्जांपल में थर्ड एग्जांपल देखते हैं। पी ऑफ एक्स बराबर -5x का स्क्वायर -9 प्लस x का 3 घात। सर त्रिघात बहुपद है? हाँ सर है। क्यों? बड़ा से बड़ा 3 घात दिखाई दिया? हाँ सर। तो ये त्रिघात बहुपद है। अब देखो मैंने क्रम बदल दिया है। अब क्रम के अनुसार सामान्य सूत्र के अनुसार बड़ा घात आगे होता है, लेकिन एग्जाम्पल में पीछे चला गया, इससे कोई प्रेशर नहीं है। हमें सिर्फ कीमत निश्चित करनी है, बहुपद का प्रकार निश्चित करना है। आगे हो या पीछे हो, बड़ा से बड़ा घात 3 दिखाई दे रहा है तो त्रिघात बहुपद है। यहां पर x के बाजू में कोई संख्या नजर नहीं आ रही है, तो मैंने आपको बोला था हर चर को एक घात और एक सहगुणक होता है जो दर्शाया नहीं जाता। तो बाजू में कौन होगा? 1। तो a की कीमत कितनी आएगी? 1। अब बात करते हैं b यानी 2 घात वाला पद। तो b की कीमत कितनी हो जाएगी? -5। c की कीमत यानी एक घात वाला पद तो नहीं है यानी 0। और d की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अचल पद यानी -9। और एक आखिरी एग्जांपल, p ऑफ x बराबर x का 3 घात। त्रिघात बहुपद है? हाँ सर है। कैसे? बड़ा से बड़ा घात 3 है। अब बोलोगे सर 2 नहीं है, 1 नहीं है, अचल पद नहीं है, नो टेंशन, त्रिघात है ना, बस त्रिघात बहुपद है। सर a की कीमत कितनी आएगी? 1 आएगी, ठीक है। सर b की कीमत, c की कीमत, d की कीमत नहीं है तो हम क्या लेते हैं? 0। तो b की कीमत भी 0, c की कीमत भी 0 और d की कीमत भी 0, ठीक है। बहुपद के प्रकार में कुछ महत्वपूर्ण चीजें और देखते हैं। रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। हमने जाना रैखिक बहुपद का सामान्य सूत्र है x + b। अब हमारा रैखिक बहुपद है x + b में a की कीमत हम 0 नहीं ले सकते। b कोई भी एक वास्तविक संख्या है। r का मतलब क्या हुआ? कोई भी एक वास्तविक संख्या, लेकिन a की कीमत 0 नहीं लेनी। अगर आप a की कीमत 0 लेते हो और उसका x के साथ गुना हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ b, यानी वो रैखिक बहुपद नहीं रहेगा। इसलिए a की कीमत हमेशा 0 नहीं लेनी है। सेकेंड पॉइंट, द्विघात बहुपदी का सामान्य सूत्र के अनुसार द्विघात बहुपदी x का स्क्वायर प्लस bx प्लस c में भी कंडीशन वही है सर, a की कीमत 0 नहीं लेनी है। अगर a की कीमत आप 0 लेते हो तो ये पूरा का पूरा पद निकल जाएगा, जिसमें रहेगा bx प्लस c, और bx प्लस c रहने पर सिर्फ एक घात वाला पद बच जाएगा और ये द्विघात का क्या बन जाएगा? रैखिक पद। मतलब अगर आप a की कीमत अगर 0 रखते हो तो ये द्विघात बहुपद जो है वो रैखिक बहुपद बन जाएगा। इसीलिए कंडीशन के अनुसार a की कीमत 0 नहीं रखते और यहाँ पर b और c कोई भी वास्तविक संख्या होगी, ठीक है। नेक्स्ट उसी तरह से त्रिघात बहुपदी का सामान्य सूत्र x का 3 घात प्लस bx का स्क्वायर प्लस cx प्लस d में a की कीमत 0 नहीं होगी। b, c और d कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। a की कीमत अगर 0 होगी तो ये 3 घात पद निकल जाएगा, तो बच जाएगा सिर्फ bx का स्क्वायर प्लस cx प्लस d, यानी 2 घात वाला पद रह जाएगा, जिसे हम कहेंगे द्विघात बहुपदी। याद रखना, तो यहाँ पर a की कीमत 0 न लेने से आपका त्रिघात बहुपद बना रहेगा, ठीक है। नमस्कार। और इसी के साथ महत्वपूर्ण चीज़ हम यहाँ पर अभी ख़त्म करते हैं और आगे की वीडियो हम आपको शेयर करते रहेंगे। आप वीडियो को देखते रहो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहो।